हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका खान ग्लोबल स्टडीज़ के ऑफिशियल ऐप पर। मैं आपका जीएस मेंटर ज्ञान प्रकाश झा आपके सामने हाजिर हूँ पॉलिटी की अगली क्लास लेकर। एंड आज हम लोग पॉलिटी के एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है फेडरल एंड यूनिटरी प्रोविजंस। यानी कि आज हम लोग बात करने वाले हैं इसकी संघात्मक और एकात्मक व्यवस्था की बात करने वाले हैं कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, ये फेडरलिज्म क्या होता है, इन सभी के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। एक बार सभी लोग जुड़ जाएंगे एंड देन वी विल स्टार्ट द सेशन ऑफ टुडे। तो देखिए, जब हम लोग बात करते हैं फेडरलिज्म की, संघवाद की, इस फेडरलिज्म का या संघवाद का कोई मतलब पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है हमारे संविधान के अंदर, और ना ही फेडरलिज्म वर्ड का कहीं पर हमारे संविधान में प्रयोग किया गया है। सबसे पहली बात, ये जो फेडरलिज्म है, इसका ना तो हमारे संविधान में कहीं पर यूज किया गया है और ना ही हमारे संविधान में इसको डिफाइन किया गया है। आप कहेंगे सर व्हाट इज दिस फेडरल गवर्नमेंट या फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है? तो देखिए, फेडरलिज्म का सिंपल अगर हम मीनिंग देखें तो इसका मतलब क्या है कि जैसे कोई देश है, पूरे देश में क्या हो, अलग अलग लेवल पर क्या हो, सरकार अलग हो और उसकी शक्तियां भी क्या हो, बकायदा उसकी अलग अलग शक्तियां। जैसे अगर हम इंडिया की बात करते हैं, मान लीजिए इंडिया है, भारत है, भारत में सिर्फ और सिर्फ अगर केंद्र में ही सरकार हो, राज्यों में कोई सरकार नहीं हो, मान लेते हैं ऐसा, तो क्या भारत में संघवाद होगा? याद रखिएगा, नहीं होगा। भारत में फेडरलिज्म नहीं, कैसा होगा, ये यूनिटरी सिस्टम कहेंगे इसे, क्योंकि सिर्फ पूरे देश में सिंगल एक ही गवर्नमेंट है, राज्यों के अंदर कोई सरकार नहीं है। लेकिन वही, जैसे अगर हम बात करें वर्तमान में जो भारत में स्थिति है, जो भारत का अगर हम देखें तो भारत की जो मतलब संरचना है, इसमें क्या है, केंद्र की अपनी एक अलग सरकार है और राज्य की अपनी एक अलग सरकार है। राज्य में राज्य सरकार क्या करती है, शासन करती है, वो राज्यों के लिए कानून बनाती है, और केंद्र में बैठकर केंद्र सरकार जो है वो पूरे देश के लिए शासन करती है, पूरे देश पर शासन करती है, और वो पूरे देश के लिए क्या करती है, अपना अलग अलग कानून बनाती है। तो जब ऐसा सिस्टम हो कि जहां जहां पर कि केंद्र में अपनी अलग सरकार है और राज्यों की अपनी अलग सरकार है, तो जब ऐसी व्यवस्था होती है तो ऐसी व्यवस्था को ही क्या कहते हैं, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, या फिर इसे ही क्या कहा जाता है, फेडरलिज्म कहा जाता है। ठीक है, तो फेडरलिज्म का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि फेडरलिज्म क्या होता है। यूनिटरी का मतलब क्या होता है, वहां पर कोई एक सरकार नहीं है, वहां मतलब कोई भी दो तरह की सरकार नहीं है, एक ही सरकार है जो पूरे देश के लिए क्या करती है, शासन के लिए जिम्मेवार होती है। वहां पर राज्यों में सरकार नहीं होती, और उसे क्या कहा जाता है, उसे कहते हैं हम लोग यूनिटरी सिस्टम कहते हैं, या यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। अब हम लोग जब बात करते हैं दोस्तों संघवाद की, तो संघवाद का हमारे संविधान में कहीं पर कोई परिभाषा नहीं है, ना ही संविधान में फेडरलिज्म वर्ड का कहीं पर यूज किया गया है। तो एक एक करके हम लोग पहले डिस्कस करते हैं व्हाट इज फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी सरकार की संघीय प्रणाली या फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट भी कह सकते हैं आप। जब दोस्तों हम लोग इस फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं तो इसका क्या होता है? वॉइस नहीं आ रही है क्या? आ रही है? ठीक है, चलिए। तो हम लोग जब बात करते हैं दोस्तों फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, तो कोई भी देश का संविधान फेडरल है या नहीं है, कोई भी देश में संघीय व्यवस्था है या नहीं है, इसके लिए हम क्या करते हैं, उस देश के संविधान को कंपेयर कर लेते हैं। कहां के संविधान से? तो याद रखिएगा, अमेरिका के संविधान। अगर अमेरिका के संविधान, क्योंकि इस विश्व में सबसे पहला जो संघीय प्रणाली को अपनाने वाला देश है वो कौन है? अमेरिका है। अमेरिका ने सबसे पहले अपने देश में क्या अपनाया था, संविधान में, अपने संविधान में फेडरल प्रोविजन को अपनाया था। तो क्या करते हैं हम लोग, किसी भी देश के संविधान को अमेरिका के संविधान से कंपेयर कर लेते हैं। अगर उसको, उसके जो संविधान में अगर अमेरिका के संविधान की चीजें मिल रही है, अमेरिका का संविधान जैसा है, वो प्रोविजन अगर किसी देश के संविधान में है, तो हम लोग क्या कह देते हैं, हम लोग कह देते हैं कि ये जो है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, या इस देश का जो संविधान है कैसा है, फेडरल है। ठीक है, क्लियर।
वॉइस क्लियर नहीं है, क्या इश्यू आ रहा है वॉइस में? अच्छा क्लियर है वॉइस, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों, राज्य विधानमंडल का गठन कैसे होता है। प्रिया जी, राज्य विधानमंडल का गठन हमारे देश में संविधान के प्रावधान के तहत होता है। हमारे संविधान में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 168, वो कहता है कि हर राज्य में क्या होगा, राज्य विधानमंडल होगा, ठीक है। और उसका गठन विधानसभा, अगर एकल मतलब अगर क्या क्या है, अगर यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है, एक सदनात्मक विधानमंडल है, तो वहां पर उसका गठन किससे मिलकर होता है, विधानसभा और राज्यपाल से मिलकर। और जो 6 राज्य है जहां पर बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, यानी द्विसदनात्मक विधानमंडल है, जैसे कि यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, है ना, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बिहार, ये 6 राज्य, वहां पर जो राज्य विधानमंडल का गठन होता है विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल से मिलकर होता है। हम लोग वहां पर जब आएंगे उस टॉपिक पे तो डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो ये फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के क्या क्या फीचर होते हैं, तो सबसे पहला याद रखिएगा, यहां पर क्या होता है, डुअल गवर्नमेंट होता है। डुअल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, दोहरी सरकार, दोहरी सरकार होती है, या डुअल पॉलिटी भी बोलते हैं इसे, डुअल गवर्नमेंट या डुअल पॉलिटी। इसका मतलब क्या है कि सेंटर का अपना एक अलग गवर्नमेंट होगा, केंद्र में अपना एक अलग गवर्नमेंट होगा, जिसे हम क्या कहेंगे, यूनियन गवर्नमेंट कहेंगे या सेंट्रल गवर्नमेंट कहेंगे, ठीक है, या संघीय सरकार, संघ की सरकार कहेंगे, संघ की सरकार कहेंगे, ठीक। और दूसरा जो होता है, याद रखिएगा, स्टेट में अपना अलग गवर्नमेंट होता है, राज्य में अपना अलग गवर्नमेंट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं, यानी कि राज्य सरकार कहते हैं। सबसे पहला जो फीचर है इस संघीय प्रणाली, सरकार के संघीय प्रणाली का, ठीक है, वो क्या है, वो है आपका कि वहां पर डुअल पॉलिटी होगा या फिर डुअल गवर्नमेंट होगा, ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों, जैसे दूसरी बात, यहां पर क्या होता है, यहां पर डिवीजन ऑफ पावर होता है, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ध्यान से समझिएगा, यानी कि सरकार के मतलब सरकार के विभिन्न स्तर की सरकार में, विभिन्न स्तर की सरकार में, सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन होता है, शक्तियों का विभाजन होता है ना, शक्तियों का विभाजन होता है, ठीक है। यानी कि यहां पर केंद्र सरकार की अलग अलग शक्तियां होंगी, राज्य सरकार की अलग अलग शक्तियां होंगी, यानी जो, और ये बकायदा संविधान में लिखा होना चाहिए, ठीक है, जो ये ऐसा है, ये संविधान में बकायदा क्या होना चाहिए, मेंशन होना चाहिए कि कौन कौन सी शक्तियां केंद्र के पास है और कौन कौन सी शक्तियां राज्य के पास है। तो हमारा जो संविधान है उसमें दोस्तों बकायदा मेंशन है, अनुसूची 7 है, उसमें 3 लिस्ट दिया गया है, एक है यूनियन लिस्ट, एक है स्टेट लिस्ट और एक है कंकरेंट लिस्ट। ये कह दिया गया है यूनियन लिस्ट पर जो विषय हैं, यूनियन यानी संघ सूची के अंदर जो विषय हैं उस पर कानून कौन बनाएगी, केंद्र बनाएगी। राज्य सूची यानी स्टेट लिस्ट में जो विषय हैं उस पर कानून कौन बनाएगी, केंद्र सर मतलब कि राज्य सरकार बनाएगी। और जो समवर्ती सूची है यानी कंकरेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट है उस पर राज्य और केंद्र दोनों ही क्या कर सकती है, कानून बना सकती है, क्लियर। तो ये पहला फीचर है, कौन सा, कि डुअल गवर्नमेंट होगा। दूसरा, इन गवर्नमेंट के बीच में शक्तियों का विभाजन होगा, पावर्स का क्या होगा, डिवीजन होगा। यह बकायदा संविधान में लिखा होना चाहिए, रिटन इन कॉन्स्टिट्यूशन, लिख लीजिएगा यहां पर कि ये चीज क्या हो, संविधान में मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान में यह लिखा गया हो कि केंद्र के पास कौन कौन सी शक्तियां हैं और राज्य के पास कौन कौन सी शक्तियां हैं, क्लियर है। तो पहले आप इतना लिखिए, फिर चलते हैं हम लोग इसके बाद और भी क्या फीचर्स है उसकी बात करेंगे, ठीक है। पहले आप इतना लिखिए, फिर इसके आगे चलते हैं और हम लास्ट में डाउट लेंगे आपका। पहले ये टॉपिक हम कंक्लूड करते हैं इसको, फेडरलिज्म को, फिर हम लोग इससे रिलेटेड क्या करते हैं, जो भी डाउट्स होंगे वो डाउट्स भी आपके लेंगे, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, परेशानी है तो आप बता सकते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? सचिन जी, आपको क्या बात समझ में नहीं आ रही ये आप बताइए।
है ना। आपको कौन सी चीज समझ में नहीं आ रही आप वो बताएं। क्लास नहीं चल रहा है, एक बार रिफ्रेश कर लो विशाल। चलिए तीसरा हम लोग देखते हैं, थर्ड जो यहां पर प्रोविजन है इसका, तीसरा जो प्रोविजन होता है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, यहां पर दोस्तों याद रखिएगा जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जहां पर भी फेडरल गवर्नमेंट होगा वहां पर क्या होगा, लिखित संविधान होगा। कैसा संविधान होगा, लिखित संविधान। लिखित संविधान का मतलब क्या है दोस्तों, यहां पर लिखित संविधान का मतलब है कि संविधान जो है सर्वोच्च है। लिखित संविधान का मतलब क्या होता है, सबसे ऊपर जो होगा क्या होगा, संविधान होगा। संविधान के अकॉर्डिंग ही सारी चीजें चलेगी, ठीक है। दूसरी बात करें तो दोस्तों अगला जो इसका फीचर क्या है, यहां पर जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो कैसा होगा, रिजिड होगा, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होगा। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या, कठोर संविधान होगा। कठोर संविधान का यहां पर क्या अर्थ है कि संविधान में संशोधन करने के लिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, संविधान में संशोधन करने के लिए आप ऐसे नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ संसद संविधान में संशोधन नहीं कर सकती, सिर्फ और सिर्फ केंद्र संविधान में संशोधन नहीं कर सकती है। यहां पर रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब यह है, लिखित संविधान का मतलब यह है कि अगर आपको संविधान में संशोधन करना है, इफ यू हैव टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन यू हैव टू गेट परमिशन ऑफ द स्टेट। यानी कि अगर आपको संविधान में संशोधन करना है तो आपको राज्यों से भी क्या करना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा। राज्य से भी क्या करना पड़ेगा, आपको अनुमति लेनी पड़ेगी, तब जाकर आप संविधान में अगर संशोधन करते हैं। यानी कि केंद्र और राज्य दोनों मिलकर जब संविधान में संशोधन करें तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कठोर संविधान। क्लियर है। एग्जाम्पल पे भी हम लोग आएंगे अभी परीक्षित जी, ठीक है। अभी हम बात करेंगे फेडरल फीचर क्या क्या है हमारे संविधान के अंदर, यूनिटरी फीचर कौन कौन सा है हमारे संविधान के अंदर, है ना। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत इसमें। अब देखिए इसके बाद दोस्तों अगला याद रखिएगा, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के बाद एक पॉइंट और भी लिख लीजिए, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है यहां पर। यहां पर क्या होता है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि ऐसा जहां पर भी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा वहां पर संविधान क्या होता है, सर्वोच्च होता है। संविधान सर्वोच्च होता है, यानी कि संविधान के अकॉर्डिंग ही सारी चीजें चलती है, यहां पर संविधान सबसे ऊपर होगा। क्लियर। इसके बाद की बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट याद रखिएगा, यहां पर जो जुडिशियरी होती है वो क्या होती है, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट जुडिशियरी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि यहां पर न्यायपालिका जो होगी वो क्या होती है, स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। स्वतंत्र न्यायपालिका होती है, स्वतंत्र न्यायपालिका। ये सभी फेडरल फीचर हैं गवर्नमेंट के, यानी कि न्यायपालिका के काम में कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा, ठीक है। कठोर संविधान अमेरिका में है ना, अमेरिका जो है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है डेफिनेटली, ठीक है। क्लियर। अब हम लोग इसके आगे की बात करते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं दोस्तों। तो याद रखिएगा नेक्स्ट पॉइंट में कि यहां पर इतना पहले आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद और भी इसके जो फीचर्स हैं हम लोग उसकी बात करेंगे। इसके बाद और जो फीचर्स हैं हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल रिटन है प्रिया, और इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में याद रखिएगा, वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है ना। और याद रखिएगा हमारे संविधान को क्या कहा जाता है, वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है, पैराडाइज ऑफ लॉयर्स कहा जाता है हमारे संविधान को, ठीक है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस यूट्यूब पर होती है थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, ठीक है। यहां तक सभी ने नोट कर लिया, सभी बच्चों ने यहां तक नोट कर लिया है, यस और नो। अगले मुद्दे पर चला हम लोग। इसके बाद देखिए यहां पर क्या होता है, यहां पर जो अगला प्रोविजन है इसका, यहां पर क्या होता है, आपका डुअल सिटीजनशिप होता है। डुअल सिटीजनशिप यानी कि दोहरी नागरिकता होती है, दोहरी नागरिकता, यानी कि राज्य की अलग नागरिकता होती है और जो केंद्र है, क्या मतलब पूरे देश की नागरिकता तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन साथ ही साथ आपको राज्य की भी नागरिकता दी जाती है ना। क्लियर है पॉइंट। जो केंद्र का तो आपका होगा ही होगा, मतलब पूरे देश का तो नागरिकता मिलेगा ही मिलेगा, और आपको राज्य की भी नागरिकता प्रदान की जाती है, यानी कि यहां पर क्या होता है, आपका डुअल सिटीजनशिप होता है। इस चीज को आप याद रखिएगा। इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, रोहन जी हमारे देश में भी इंडिपेंडेंट जुडिशियरी,
स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब क्या है? न्यायपालिका के काम में ना तो लेजिस्लेटिव कोई बाधा उत्पन्न करे और ना ही एग्जीक्यूटिव कोई बाधा उत्पन्न करे, ठीक है। और इंडिपेंडेंट जुडिशियरी हमारे देश में भी है, अमेरिका में भी है, और हमने जो इंडिपेंडेंट जुडिशियरी को अडॉप्ट किया है, स्वतंत्र न्यायपालिका को अडॉप्ट किया है, वो कहां से? अमेरिका के संविधान से ही क्या किया है? अडॉप्ट किया है। इसके बाद की बात करते हैं दोस्तों, अगला याद रखिएगा यहां पर, ठीक है। नेक्स्ट जो इसका मतलब प्रोविजन है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है सभी बच्चों को। इसके बाद क्या होता है यहां पर? बाइकैमरल लेजिस्लेचर होता है, बाइकैमरल लेजिस्लेचर होता है, बाइकैमरल लेजिस्लेचर, बाइकैमरल लेजिस्लेचर यानी कि द्विसदनात्मक विधानमंडल होगा, द्विसदनात्मक विधानमंडल होगा, यानी कि यहां पर जो कानून बनाने वाली जो मतलब संस्था होगी, ठीक है, वहां पर क्या होगा आपका? वो उसमें 2 सदन होंगे, यानी कि एक आपका, जैसे हमारे देश में बात करें, हमारे देश में भी बाइकैमरल लेजिस्लेचर है। डुअल का मतलब होता है परीक्षित जी, डुअल सिटीजनशिप का मतलब है कि दोहरी नागरिकता है। जैसे भारत में मान लीजिए कि आपको भारत की भी नागरिकता दी जाए और साथ ही साथ आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, कहीं से भी, वहां की भी नागरिकता दी जाए आपको, तो उसे कहेंगे डुअल सिटीजनशिप। लेकिन हमारे देश में नहीं है डुअल सिटीजनशिप। ये जहां पर फेडरल फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट होता है ना, जैसे अमेरिका, अमेरिका में क्या है? डुअल सिटीजनशिप है। वहां पर अमेरिका में पूरे देश की नागरिकता तो मिलती ही मिलती है, साथ ही साथ वहां के जो स्टेट हैं, जो अमेरिका क्या है, कई राज्यों से मिलकर बना हुआ है, वहां पर जो वो क्या है, अमेरिका फेडरेशन ऑफ स्टेट है, वहां पर जो राज्य हैं, है ना, तो राज्यों में भी अलग नागरिकता प्रदान की जाती है, राज्यों की भी। क्लियर? जुडिशियरी का मतलब है न्यायपालिका। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन अभी डिस्कस करेंगे अनंत। हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि भारत का जो संविधान है पार्शियली रिजिड है, पार्शियली फ्लैक्सिबल है। भारत के कुछ हिस्से में क्या है, संशोधन करने के लिए हमें राज्य की अनुमति लेनी पड़ती है, यानी कि हमारे संविधान को कोई ऐसा हिस्सा, कोई ऐसा प्रोविजन जो कि केंद्र राज्य संबंधों से रिलेटेड है, सेंटर स्टेट रिलेशन से क्या है, रिलेटेड है, तो उसमें अगर संशोधन करना होता है तो राज्यों का परमिशन क्या होता है, हमें लेना पड़ता है, राज्यों से भी हमें सहमति लेना पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसे हिस्से हैं जिसमें कि पार्लियामेंट अकेले, पार्लियामेंट क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है ना, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, वो हमारा क्या है, फ्लैक्सिबल है। लेजिस्लेटिव का मतलब होता है जो कानून बनाए। आप लोग जो है ना, जो भी बच्चे डायरेक्ट ये क्लास देख रहे हैं, उनसे आग्रह है कि आप लोग पहले जो बेसिक, मैंने ऑलरेडी जो 11 क्लासेस हो चुकी हैं, उन क्लासेस को पहले जाकर देखिए, है ना। हाँ डेफिनेटली आशीष, फेडरल सिस्टम का मतलब ये डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, और ये फेडरलिज्म वर्ड ना तो हमारे संविधान में कहीं पर लिखा है और ना ही हमारे संविधान में इसकी परिभाषा दी गई है, ठीक है ना। क्लियर है पॉइंट? इंडिया में डुअल सिटीजनशिप नहीं है, बिल्कुल नहीं है इंडिया में डुअल सिटीजनशिप। अब इसके बाद की बात करते हैं, देखिए नवा इसका फीचर जो यहां पर क्या होता है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन, इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, सीट्स इन राज्यसभा। राज्यसभा का मतलब जो हाउस ऑफ मतलब स्टेट होता है, उसके अंदर क्या होता है, राज्यसभा। राज्यसभा में, राज्यसभा में सीटों का समान वितरण, सीटों का समान मतलब प्रतिनिधित्व। राज्यसभा में सीटों का इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, समान प्रतिनिधित्व। इसका मतलब क्या है, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। जैसे हमारे देश में मान लीजिए 28 राज्य हैं, 28 स्टेट है हमारे देश के अंदर। अब हमारे देश में क्या है, सभी राज्य के अंदर जो राज्यसभा है, अपर हाउस है पार्लियामेंट का। पार्लियामेंट में 2 हाउस है ना, एक है लोकसभा जिसके लोग डायरेक्टली पीपल चुनते हैं, जिसके मेंबर्स को डायरेक्टली पीपल के द्वारा चुना जाता है, और एक है क्या, राज्यसभा है। जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं वो लोगों के द्वारा डायरेक्टली नहीं चुने जाते, वो किनके द्वारा चुने जाते हैं, वो एमएलए के द्वारा उनका क्या होता है, चुनाव होता है। अब राज्यसभा के अंदर जो अलग अलग राज्यों में जो सीटें हैं, सीटों का जो एलोकेशन है, ये हमारे संविधान में एक अनुसूची है, अनुसूची 4, उसमें यह बताया गया है कि किस राज्य में कितनी राज्यसभा की सीटें होंगी। लेकिन जब बात करते हैं दोस्तों हमारे देश के अंदर जो राज्यसभा में सीटें हैं, राज्यों के अंदर इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है इसका। वो हमारे देश में जो राज्यसभा में सीटों का बंटवारा हुआ है स्टेट के बीच, वो उस राज्य के पॉपुलेशन के आधार पर हुआ है। जैसे यूपी है तो यूपी में 31 सीट है,
क्योंकि यूपी सबसे बड़ा राज्य है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। इसी तरह अलग अलग राज्य में जो राज्यसभा की सीटों का बंटवारा हुआ है वो उसके पॉपुलेशन के आधार पर हुआ है। हमारे देश में इक्वल रिप्रेजेंटेशन है क्या? नहीं है। लेकिन अमेरिका, अमेरिका में राज्यसभा के अंदर, यानी जो वहां का जो अपर हाउस है, वहां का जो हाउस ऑफ स्टेट है, वहां पर जो है राज्यों को समान वो दिया गया है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि हर राज्य से इक्वल मेंबर चुनकर जाएंगे कहां पर? राज्यसभा में। ठीक है। क्वेश्चन विशाल, उसके लिए ना आप अटेंड किया करिए, यूट्यूब पर जो फ्री सेशंस होते हैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस के, उसे आप अटेंड किया करो। ठीक है। ओके सौरभ, मैंने बोल दिया है, अगर नहीं चला है तो मैं फिर से एक बार उनको इन्फॉर्म करूंगा इस चीज के लिए। तो यहां तक ये दोस्तों क्या थी? ये फेडरल गवर्नमेंट के फीचर। कहीं पर भी फेडरल गवर्नमेंट होगा, अगर किसी भी सरकार के अंदर ये सारी विशेषताएं अगर हमें दिखती है, क्या क्या? डुअल गवर्नमेंट है, डिवीजन ऑफ पावर है, अगर मतलब डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बीच में। तीसरा, क्या अगर वहां पर लिखित संविधान है। चौथा, वहां का अगर कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है। पांचवा, वहां पर अगर संविधान की सर्वोच्चता है। छठा, अगर वहां पर जुडिशियरी इंडिपेंडेंट है। और सातवां, वहां पर दोहरी नागरिकता है। आठवां, वहां पर बाइकैमरल लेजिस्लेचर है। और नवां, वहां पर अगर इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्या है? सीट्स है कहां पर? राज्यसभा में। वहां पर वैसे सरकार को हम क्या कहेंगे? कि ये फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। क्लियर? ठीक है सर, आप कह रहे हो डुअल सिटीजनशिप नहीं है, तो तेंजिंग नॉर्वे को इंडिया की सिटीजनशिप क्यों थी? देखिए, हमारे देश के अंदर आकाश जी सिस्टम ऐसा है कि अगर हमारे देश का, अगर भारत की नागरिकता अगर आपके पास है, अगर आपने भारत का सिटीजनशिप लिया हुआ है, और अगर आप किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप को लेते हैं ना, तो भारतीय नागरिकता आपकी समाप्त कर दी जाएगी। हमारे देश में ऐसा सिस्टम है। हम लोग जब सिटीजनशिप के प्रोविजन को पढ़ेंगे तो काफी डिटेल में बताएंगे आपको क्या क्या कहानी है सिटीजनशिप की, जब सिटीजनशिप पे आएंगे तब। आपको बस अभी इतना याद रखना है कि हमारे देश में सिंगल सिटीजनशिप है, ये चीज बस आपको याद रखना है। एकल नागरिकता है, डुअल सिटीजनशिप हमारे देश में नहीं है। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, प्रतिनिधित्व, इसका स्पेलिंग ठीक कर लीजिए, प्रतिनिधित्व। ठीक। अब हम लोग यूनिटरी सिस्टम की बात करेंगे, है ना? ठीक है, केजीएस यूजर जी, इसके लिए मैं बात करता हूं और उसको मैं डलवाता हूं पीवाईक्यू करके। ठीक है। बाइकैमरल का मतलब होता है सौरभ कि जब किसी भी लेजिस्लेटिव के अंदर, यानी कि कोई भी जो मतलब कानून निर्माण वाली संस्था है, जैसे पार्लियामेंट है हमारे देश के अंदर, वहां पर जब दो सदन हो, है ना? दो सदन का मतलब क्या? जैसे लोकसभा हो और राज्यसभा। जैसे हमारे देश में क्या है, वहां पर दो सदन अगर होता है ना, कोई अगर लेजिस्लेचर है जो मतलब कानून बनाने वाली संस्था है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बाइकैमरल लेजिस्लेचर, द्विसदनात्मक विधानमंडल। हाँ, अगर कुछ नया चीज अगर आपको दिखता है विक्रम जी, तो आप बना सकते हैं, है ना? बिल्कुल बना सकते हैं, क्योंकि कई नई चीजें आपको देखने को मिलती है। नहीं नहीं, ये सब कहाँ पढ़ लेते हो तुम लोग शुभम, कि आलिया भट्ट को डुअल सिटीजनशिप मिली? कहाँ पढ़ लिया आपने? ऐसा ऐसा कुछ नहीं है ना? चलिए आगे चला हम लोग। गौरव, समझ में आ गया बाइकैमरल? यहां तक किसी को बताओ, यहां इसमें कोई दिक्कत है किसी को बताते हैं? फिर हम यूनिटरी वाले पे चलेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे किसकी? फिर हम लोग बात करेंगे भारतीय संविधान कैसा है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, फेडरल है या यूनिटरी है, या दोनों का मिक्सचर है? दोनों का मिक्सचर है तो कौन कौन से ऐसे प्रावधान है हमारे संविधान के अंदर जो कि फेडरल वाले हैं, और हमारे संविधान में कौन कौन से ऐसे प्रोविजन है जो कि यूनिटरी वाले हैं, वो हम लोग बात करेंगे। ठीक है। प्रतिनिधित्व का मतलब है रॉक स्टार जी, कि जैसे स्टेट है ना, जैसे राज्यसभा है हमारे देश के अंदर, समझिए जैसे राज्यसभा है ना, राज्यसभा के अंदर हर स्टेट से, जो 28 स्टेट हैं, यहां से मेंबर चुनकर जाएंगे कहां पर? राज्यसभा में। राज्यसभा में जैसे मान लीजिए 245 सीटें हैं, इसमें 233 क्या होता है? 233 जो होता है इलेक्टेड होते हैं, इनडायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स आते हैं, है ना? और 12 जो होते हैं वो कहां से? राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं, नॉमिनेट होते हैं अलग अलग क्षेत्र से। अब ये जो 233 मेंबर होंगे, इसमें 28 राज्य से, जो 28 स्टेट है, और साथ ही साथ वर्तमान में अब 3 यूटी, कौन कौन सा? दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर। इन 3 यूनियन टेरिटरी के भी मेंबर यहां पर जाएंगे। लेकिन एक इक्वल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या? ये जो 28 स्टेट और 3 यूटी, अगर इससे इक्वल मेंबर्स यहां पर चुनकर जाएं, यानी कि हर उससे मान लीजिए कि 6 मेंबर जा रहा है हर राज्य से, तो उसे कहेंगे इक्वल रिप्रेजेंटेशन। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमारे देश में राज्यसभा में जो सीटें आवंटित की गई है राज्यों को, कि भैया यूपी तुम्हारे लिए, तुम्हारे स्टेट में राज्यसभा की इतनी सीटें हैं, बिहार तुम्हारे स्टेट में राज्यसभा की इतनी सीटें हैं,
कर्नाटक तुम्हारे राज्य में राज्यसभा की इतनी सीटें होंगी, वेस्ट बंगाल तुम्हारे राज्य में राज्यसभा की इतनी सीटें होंगी। ये बकायदा हमारे संविधान की अनुसूची 4 है, उसमें लिखी गई कि किस राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें होंगी। यह हमारे अनुसूची 4 में लिखा गया है। लेकिन जो राज्यों के अंदर जो राज्यसभा को सीटें दी गई है वो उस राज्य के पॉपुलेशन के आधार पर दी गई है हमारे देश में, ना कि बराबर प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया कि हर राज्य को समान सीट नहीं। भाई जितना तुम्हारा पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हम राज्यसभा में तुमको सीट देंगे। आ गया समझ में? किसी को कोई दिक्कत? अब चलते हैं इसके आगे, हम लोग अगले पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों किसकी, फेडरल प्रोविजन हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देख लेते हैं यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी कि सरकार की एकात्मक प्रणाली, सरकार की एकात्मक प्रणाली। अब देखिए यहां पर सरकार की एकात्मक प्रणाली है तो यहां पर मतलब क्या है, सब कुछ किसके पास होगा, सेंटर के पास होगा। सेंटर यहां पर क्या है, पावरफुल होगा, सबसे ज्यादा पावरफुल होगा। कुलदीप जी देखिए, अगर उनको ब्रिटिश का सिटीजनशिप, ब्रिटेन का सिटीजनशिप मिला है तो भारत की नागरिकता उनके पास नहीं है। जैसे कि हम बात करें, एग्जांपल दें आपको अक्षय कुमार का। अक्षय कुमार कहां के सिटीजन थे, कनाडा के सिटीजन थे, लेकिन उनको भारत की नागरिकता चाहिए थी तो उनको कनाडा की सिटीजनशिप छोड़नी पड़ी, तब जाकर उनको भारत की नागरिकता दी गई है ना। पहले वो ब्रिटेन की थी लेकिन अब इंडिया की। डुअल सिटीजनशिप नहीं है हमारे देश के अंदर। क्लियर है पॉइंट? अगर आप किसी दूसरे देश का अगर सिटीजन है तो भारत का नागरिक नहीं बन सकते हैं। भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए पहले आपको दूसरे देश की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी। विधायक और संसद में अंतर क्या है सौरभ, इसके लिए आपको शुरुआती क्लास देखिए सौरभ जी, ऐसे नहीं तो क्या होगा ना, आपके जो मतलब पुरानी क्लास के जो डाउट्स हैं उसी ही मैं सॉल्व करता रह जाऊंगा, आगे कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। ये सब मैंने काफी डिटेल में बताया। विधायक का मतलब जो राज्य विधानमंडल है, राज्य विधानमंडल जो राज्य की जो मतलब विधायिका है, जो राज्यों के लिए कानून बनाती है, उस राज्य विधानमंडल के जो सदस्य होते हैं उसे विधायक कहते हैं। और जो केंद्र का विधानमंडल है, पार्लियामेंट, संसद के जो सदस्य होते हैं उसे संसद कहते हैं, है ना। क्लियर है? ये अंजलि जी शिखर धवन की बातें को, बेटे को ऑस्ट्रेलिया और इंडिया दोनों की मिली है नागरिकता। देखिए बेटे को जो है वो अलग है, 18 वर्ष से कम उम्र तक की अगर हम बात करें तो उसके लिए अलग प्रावधान है ना। 18 वर्ष से कम उम्र तक के लिए अलग प्रावधान है उसका। जैसे शिखर धवन का बेटा है ना, वो जैसे 18 वर्ष का होगा ना, उसको डिसाइड करना पड़ेगा 18 वर्ष का होते हुए कि भैया तुमको कहां का नागरिक रहना है, ऑस्ट्रेलिया का रहना है या इंडिया का। अगर ऑस्ट्रेलिया का रहना है तो इंडिया का छोड़ो, अगर इंडिया का रहना है तो ऑस्ट्रेलिया का छोड़ो, है ना। वो अलग सब, ये सब सिटीजनशिप में ये सब प्रोविजन देखेंगे, है ना। इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो बताइए। तो यहां पर देखिए सबसे पहला क्या होता है, सिंगल गवर्नमेंट होता है, एक ही सरकार होती है, सिंगल पॉलिटी, एक सरकार, एक गवर्नमेंट, एकल सरकार होती है। सेंटर में सिर्फ गवर्नमेंट होगा। यहां पर नो डिवीजन ऑफ पावर, नो डिवीजन ऑफ पावर यानी शक्तियों का कोई बंटवारा नहीं होता। नो डिवीजन ऑफ पावर, शक्तियों का कोई विभाजन नहीं होता इसमें। शक्तियों का, याद रखिएगा, शक्तियों का विभाजन नहीं होता, शक्तियों का विभाजन नहीं होता इसमें। सारी की सारी शक्तियां किसके पास रहेगी, केंद्र के पास रहेगी। जैसे मान लीजिए हम भारत की अगर बात करें, भारत में अगर ऐसा हो कि सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की सरकार है, राज्यों में कोई सरकार नहीं है, और मोदी जी जो भी राज्यों को कहेंगे वो उसे मानना पड़ेगा, क्योंकि सारी की सारी शक्तियां किसके पास है, केंद्र के पास है। राज्य के पास ना तो कोई सरकार है और राज्य के पास ना तो कोई पावर है। जो सेंटर में बैठी हुई गवर्नमेंट है वो जो कहेगी वही करना पड़ रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे एकात्मक व्यवस्था कहते हैं, है ना। एकात्मक व्यवस्था कहते हैं, इस चीज को आप याद रखें। देखिए विशाल वर्मा जी, अदर कंट्री का क्या सिस्टम है उससे हमें मतलब नहीं है। हमारे देश में क्या है, हमारा देश का संविधान साफ साफ कहता है, हमारे संविधान के अनुच्छेद 9 में आर्टिकल 9, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं अभी। ऐसे मैं आप लोगों को बता दूं, करंटली वी आर नॉट डिस्कसिंग सिटीजनशिप। आप लोग सिटीजनशिप के पीछे पड़े हुए। जब भाई साहब सिटीजनशिप पढ़ेंगे, 3-4 लेक्चर होगा सिटीजनशिप का, वहां पर सिटीजनशिप से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं आपके अपने दूर हो जाएंगे। लेकिन आप लोग ना सिटीजनशिप में मतलब वहीं पर आप लोग अटक गए हैं, जबकि हम पढ़ क्या रहे हैं, फेडरल एंड यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हाँ, आपका सवाल है, देखिए अगर हमारे देश का संविधान का अनुच्छेद 9 क्या कहता है, वो कहता है कि भाई साहब अगर आपने किसी दूसरे देश की नागरिकता ली
तो आपकी भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। यह कहता है सिंपल, है ना। यह अनंत किसी डिस्ट्रिक्ट का नहीं होता है ना, किसी जिले का नहीं होता राज्यसभा में एमपी। राज्यसभा में क्या होता है, किसी पूरे राज्य का होता है ना। पूरे राज्य में जैसे 10 सीट है, वहां पर ऐसा नहीं कहा जाता कि इस 10 डिस्ट्रिक्ट का ये राज्यसभा एमपी होगा, नहीं, वहां पर पूरे राज्य का होता है कि बिहार के ये 16 राज्यसभा एमपी है, ये राज्यसभा एमपी जो बिहार से बिलोंग करता है, बिहार का प्रतिनिधित्व करता है, इस तरह से हो। क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों इसके आगे अगले पॉइंट पर चले तो तीसरा याद रखिएगा, यहां पर क्या होता है, सिंगल सिटीजनशिप होता है। सिंगल सिटीजनशिप, यहां पर एकल नागरिकता ही होगी। सिंगल सिटीजनशिप, यहां पर डुअल सिटीजनशिप का कोई प्रावधान नहीं होता। और हमारे देश में भी क्या है, एकल नागरिकता है। और ये एकल नागरिकता हमने कहां से लिया है इस चीज को, इसे हमने लिया है कहां से, ब्रिटेन से लिया है। इस चीज को आप याद रखिएगा, कहां से लिया है, ब्रिटेन से लिया है। इसके बाद दोस्तों क्या होता है यहां पर, याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन में बी रिटन और मे बी अनरिटन। चौथा याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन मे बी रिटन और मे बी अनरिटन। ध्यान से समझिएगा, यानी कि जहां पर यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा, यहां पर संविधान लिखित भी हो सकता है, अलिखित भी हो सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि लिखित हो, संविधान लिखित या अलिखित हो सकता है। ऐसा यहां पर कोई मैंडेटरी नहीं है कि संविधान लिखित ही हो या संविधान अलिखित ही हो। संविधान यहां पर लिखा हुआ भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, और संविधान अनरिटन भी हो सकता है। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें? हाँ जी। इसके बाद की बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है, पहले आप इतना लिखिए फिर चलते हैं इसके आगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताइए। सर भारत में डुअल गवर्नमेंट है, बिल्कुल है ना, क्योंकि हमारे देश में फेडरल प्रोविजन भी है। हमारे देश का फेडरल प्रोविजन भी है हमारे देश के अंदर, हमारे देश में यूनिटरी प्रोविजन है। इसलिए तो हमारे देश के संविधान को क्वाजी फेडरल कहा जाता है। और हमारे देश के संविधान को क्वाजी फेडरल किसने कहा था, तो एक थिंकर थे केसी वेयर। केसी वेयर ने हमारे संविधान के बारे में कहा कि भारत जो है, भारत का संविधान जो वो कैसा, अर्धसंघात्मक है, क्वाजी फेडरल है। ये स्टेटमेंट वगैरह भी आपको लिखाएंगे, अभी चिंता मत करिए। बट आवर कंट्री सम एनआरआई हैव डुअल सिटीजनशिप प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। दीपक जी, मैंने क्या बताया आपको कि आपकी जो भी डाउट्स है ना, ये सारे डाउट्स सिटीजनशिप में जाकर क्लियर होंगे। एनआरआई जो होते हैं वो अलग है, ओसीआई जो होते हैं वो अलग हैं, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, नॉन रेसिडेंट इंडियन, ये सब अलग अलग चीजें हैं। नॉन रेसिडेंट इंडियन का मतलब क्या होता है, वो भारतीय ही होते हैं लेकिन वो बाहर रह रहे होते हैं, है ना। इनके बीच में क्या क्या अंतर है वो सब बताएंगे आप। लेकिन एनआरआई जो वो इंडियन सिटीजन ही होते हैं। हाँ, जो ओसीआई होते हैं वो इंडियन सिटीजन नहीं होते, उनको ओसीआई कार्ड दिया जाता है। और ओसीआई कार्ड के कुछ फायदे होते हैं, जो मतलब भारतीय नागरिक नहीं होते, होते विदेशी नागरिक हैं, लेकिन उनको ओसीआई कार्ड दिया जाता है। उसका क्या फायदा होता है कि वो जब भारत आते हैं तो उनको भारत आने के लिए किसी वीजा की जरूरत नहीं पड़ती। ये सारा डाउट आप लोगों का क्लियर करेंगे, है ना। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन में बी रिटन, ओके, मैं यहां पर लिखना भूल गया, है ना, कोई नहीं, आप इसे लिख लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन में बी रिटन और मे बी अनरिटन। कॉन्स्टिट्यूशन में बी रिटन और मे बी अनरिटन। ठीक है, क्लियर है यहां तक सभी को? हाँ, उधार का थैला भी बोलते हैं। छुट्टी है, बिल्कुल है छुट्टी सुमित जी। सैटरडे संडे मंडे, ये 3 दिन दिवाली की छुट्टी रहेगी। छठ पूजा का अभी पता नहीं है, हाँ, लेकिन दिवाली का छुट्टी रहेगा। सैटरडे संडे मंडे ये क्लास नहीं होगी इस दिन आपके। आगे चला हम लोग, यहां तक सभी ने लिख लिया, किसी को कोई दिक्कत इसमें? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अच्छा, आप ये बताओ, दोनों कैसे हो सकता है, दोनों में से दोनों कैसे हो सकता है, आप ये बताइए। सिंपल सी बात है, कहीं पर अगर रिटर्न है तो रिटर्न या तो रिटर्न होगा या अनरिटर्न होगा, दोनों होना पॉसिबल कैसे है ना। कहीं का संविधान या तो लिखित होगा या अलिखित होगा, या तो संविधान क्या है, सर्वोच्च होगा, या फिर संविधान सर्वोच्च नहीं होगा। दोनों पॉसिबल कैसे है? ओके, ठीक है, चलिए अब इसके आगे की बात करते हैं। यहां पर याद रखिएगा, अगला जो प्रोविजन है, जो भी नंबर होगा, 5वां नंबर,
यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन में बी रिजिड, कॉन्स्टिट्यूशन में बी रिजिड और मे नॉट, यानी कि संविधान कठोर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। संविधान कठोर हो भी सकता है, या नहीं हो सकता। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि संविधान जो है रिजिड हो। संविधान रिजिड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसके बाद की बात करें दोस्तों, तो याद रखिएगा यहां पर जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन में भी सुप्रीम, कॉन्स्टिट्यूशन में भी सुप्रीम और मे नॉट, कॉन्स्टिट्यूशन में भी सुप्रीम और मे नॉट, यानी कि यहां पर संविधान सर्वोच्च हो भी सकता है और नहीं भी। संविधान सर्वोच्च हो सकता है या हो सकता है या नहीं हो सकता, ऐसा कोई यहां पर जरूरी नहीं है। जबकि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ऐसा होना आवश्यक है। इसके बाद की बात करें दोस्तों, यहां पर याद रखिएगा जो राज्यसभा में इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं होता, नो इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा, नो इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा, नो इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा, यानी कि राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व नहीं होता। राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व नहीं होता। राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व नहीं होता। इसके बाद दोस्तों याद रखिएगा यहां पर अगला जो प्रोविजन है कि यहां पर जुडिशियरी जो होती है वो कैसी होती है, इंटीग्रेटेड जुडिशियरी होती है। इंटीग्रेटेड जुडिशियरी होती है, यानी कि एकीकृत न्यायपालिका होती है। एकीकृत न्यायपालिका होती है। एकीकृत न्यायपालिका का मतलब क्या है? एकीकृत न्यायपालिका का मतलब है दोस्तों कि आप सबसे नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट होगा, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा, फिर हाई कोर्ट होगा, फिर क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट होगा। अगर आप एक कोर्ट के डिसीजन से संतुष्ट नहीं है तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट के डिसीजन से संतुष्ट नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, है ना। इस तरह से ऐसा जब जुडिशियरी होता है ना तो उसे क्या कहते हैं, इंटीग्रेटेड जुडिशियरी कहते हैं। यहां पर जो जुडिशियरी है कैसी होती है, इंटीग्रेटेड होती है। क्लियर है दीपक जी? इसके लिए आप YouTube पर मैंने क्या बताया, मैं PYQs करा रहा हूं YouTube पर डेली, मतलब डेली नहीं सॉरी, थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे 12:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक। डिफेंस खान ग्लोबल स्टडीज YouTube चैनल है, वहां पर मैं कितने सारे, मतलब पिछले क्लासेस में कई सारे PYQs मैंने करवाए हैं, है ना। आप बिल्कुल क्लास ली थी निक सिंघानिया जी, अगर नहीं चल रहा है तो उसे मतलब एक बार रिफ्रेश कर लीजिएगा, अपडेट कर लीजिएगा ऐप को, तो शायद चलने लग जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताइए। इसके बाद और क्या प्रोविजन है इससे, उसको हम लोग बात करेंगे। वाईटी का जो रूटीन है विक्रम, वो है आपका फ्राइडे, थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे 12:30 बजे से लेकर 1:30 बजे के बीच में होता है वहां पर क्लास, ठीक है। वीटो की बात करेंगे कुमार सौरभ। वीटो का मतलब होता है राष्ट्रपति या गवर्नर के पास जब कोई भी बिल संसद या विधानमंडल से पारित होकर जाता है, उस बिल पर सहमति नहीं देना, उस बिल पर सहमति देने से मना कर देना, उसे हम कहते हैं वीटो, है ना। हम लोग डिस्कस करेंगे वीटो पावर जब प्रेसिडेंट और गवर्नर पढ़ेंगे तो, ठीक है। आप लोग जो यूट्यूब वाला सेशन है ना जरूर देखा करो, है ना, तो जहां पर मैं PYQs करा रहा हूं, NDA CDS CAPF इनमें पूछे गए प्रश्नों का आप उसे अवश्य करिए, बहुत फायदेमंद है। इसके साथ अगर आपने कर लिया ना, वो कोई भी एग्जाम आप देंगे इंडिया में, पॉलिटी के सवाल आपके नहीं रहेंगे, ठीक है। ओके, मैं फिर से एक बार समझा दे रहा हूं, देखो मैं एक बार फिर से समझा दे रहा हूं इस चीज को। जो आपका यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है ना, वहां पर केंद्र सबसे शक्तिशाली होता है, सारी शक्तियां केंद्र के पास ही निहित होती है, वहां पर कोई भी बंटवारा नहीं होता शक्तियों का, किसी भी प्रकार का कोई डिवीजन नहीं होता पावर का, ठीक है। अगर राज्यों को कोई शक्ति चाहिए होती है तो वो देता है कौन, केंद्र की, लो अभी कुछ देर के लिए यूज करो फिर हम तुमसे चल लेंगे। यानी कि यहां पर ऐसा कोई डिवीजन ऑफ पावर नहीं है, यहां पर एक सरकार है, सिंगल्स गवर्नमेंट होती है यहां पर,
नागरिकता भी सिंगल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप होगा, पूरे देश की नागरिकता आपको दी जाएगी, सिर्फ राज्यों की नागरिकता नहीं दी जाती है ना। इंटीग्रेटेड जुडिशियरी का कॉन्सेप्ट जो लिया है मनीष हमने ब्रिटेन से लिया, हम लोग डिस्कस करेंगे आगे इसे, है ना। इसके बाद देखिए कॉन्स्टिट्यूशन यहां पर रिटन भी हो सकता है या अनरिटन भी हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है यहां पर संविधान जो है लिखित ही, लिखित भी हो सकता है और अलिखित भी हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन में भी रिजिड और मे नॉट, यानी कि यहां पर संविधान जो है कठोर भी हो सकता है और कठोर नहीं भी हो सकता है, यानी कि फ्लैक्सिबल भी हो सकता है। इसके बाद की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन में भी सुप्रीम और मे नॉट, यानी कि यहां पर संविधान सर्वोच्च भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसके बाद की बात करें तो नो इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा, जैसे संघात्मक में हमने क्या देखा कि राज्यसभा में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व है, लेकिन यहां पर राज्यों का राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व नहीं होता। साथ ही साथ यहां पर इंटीग्रेटेड जुडिशियरी होती है। इंटीग्रेटेड जुडिशियरी का मतलब क्या है कि अगर आप लोअर कोर्ट के डिसीजन से अगर आप संतुष्ट नहीं है, यू कैन अप्रोच टू हायर कोर्ट। अगर उस कोर्ट के डिसीजन से भी संतुष्ट नहीं है तो आप उससे भी हायर कोर्ट में क्या कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं। जैसे अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया, उससे अगर आप संतुष्ट नहीं है, हाई कोर्ट जा सकते हैं। हाई कोर्ट का अगर निर्णय जो है उससे संतुष्ट नहीं है, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और यहां पर सुप्रीम कोर्ट के जो भी ऑर्डर्स है वो सभी कोर्ट को मानना होगा। हाई कोर्ट के जो ऑर्डर्स होंगे वो उसके नीचे जितने भी कोर्ट हैं उसको मानना क्या होगा, अनिवार्य होगा। क्लियर है यहां तक? ठीक है। बिल्कुल होता है यूनिटरी फॉर्म में, है ना कुमार सौरभ जी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए। सर 7 को समझा दो फिर से एक बार और। 7 का मतलब मैंने क्या बताया, अभी देखिए मैंने क्या बताया कि राज्यसभा जो है ना, यहां पर राज्यसभा के अंदर जो मेंबर्स चुनकर आते हैं राज्यों से, वो इक्वल मेंबर्स नहीं आएंगे। यहां पर हर राज्य से समान मेंबर राज्यसभा में नहीं आएंगे, वो राज्य का जो पॉपुलेशन है उसके आधार पर वहां पर मेंबर चुनकर आएंगे। ठीक है, ये है नो इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा, यानी कि राज्यों का राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व नहीं होता। हर राज्य अपने उस जनसंख्या के अनुसार वो क्या करते हैं, मेंबर्स को भेजते हैं। क्लियर हुआ? हाईकोर्ट के निर्णय को डीसी ना माने तो फिर उसे संवैधानिक उल्लंघन कहेंगे, है ना। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अगर नहीं माने तो उसको जो मतलब वहां पर जो भी डिस्ट्रिक्ट जज वगैरह होंगे उनको सस्पेंड वगैरह किया जा सकता है, उनको नौकरी से निकाला जा सकता है ना। ठीक है। 8 नंबर एक्सप्लेन प्लीज इंटीग्रेटेड जुडिशियरी। मैंने बताया प्रांशु जी कि इंटीग्रेटेड जुडिशियरी का मतलब क्या है कि जो अगर आप लोअर कोर्ट के डिसीजन से अगर आप वो सहमत नहीं है, अगर आपको लगता है लोअर कोर्ट ने सही निर्णय नहीं दिया, आपके साथ अन्याय किया, आप उससे ऊपर वाले कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं, हाई कोर्ट। और अगर हाई कोर्ट के डिसीजन से भी आप संतुष्ट लगता है कि हाई कोर्ट ने भी गलत निर्णय दिया है आपके केस में, तो आप सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं। और यहां पर क्या होता है इंटीग्रेटेड जुडिशियरी में कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो भी ऑर्डर्स हैं वो सभी निचले सभी कोर्ट को क्या करना होता है, मानना होता है। हाई कोर्ट के जो भी ऑर्डर्स होते हैं उस राज्य के जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं सभी को मानना क्या होता है, जरूरी होता है। क्लियर है? आ गया समझ में? हाँ, अगर कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम नहीं है तो सिंपली पार्लियामेंट सुप्रीमेसी हो, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है। जैसे ब्रिटेन में क्या है, यूनिटरी सिस्टम है, वहां पर क्या है, पार्लियामेंट क्या है वहां पर सर्वोच्च, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है वहां पर। क्लियर? अभी भी किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। अब देखिए, अब सवाल उठता है ना कि भारत का संविधान कैसा है, व्हाट इज नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या भारत का संविधान फेडरल है या भारत का संविधान यूनिटरी है? अब इस डिस्कशन को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है ना? चलें आगे। चलिए, तो अगले पॉइंट पर अब हम लोग मूव करते हैं। जो भारत का संविधान है वो कैसा है, याद रखिएगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इज blend of फेडरल एंड यूनिटरी प्रोविजन। यानी कि भारतीय संविधान संघात्मक और
एकात्मक प्रावधानों का मिश्रण है, एकात्मक प्रावधानों का मिश्रण है। लेकिन याद रखिएगा, जो भारत का संविधान है ना, ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे, एक एक वर्ड को बहुत ध्यान से सुनना है। भारत का जो संविधान है, यहां पर केंद्र जो है ज्यादा शक्तिशाली है। भारत में संघात्मक व्यवस्था तो है, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा तो है, लेकिन हमारे देश के संविधान ने केंद्र को ज्यादा शक्तियां दे दी है। कहेंगे सर क्यों, क्या कारण था केंद्र को ज्यादा शक्तियां दे दी? केंद्र और राज्य को बराबर शक्तियां क्यों नहीं? भाई याद रखिएगा, ताकि हमारे देश का यूनिटी और इंटीग्रिटी बना रहे। अगर मान लीजिए राज्यों को यह कह दिया जाए, राज्यों को अगर मतलब समान अधिकार दे दिया जाए और संसद को भी समान अधिकार दे दिया जाए, तो सभी राज्य क्या कहेंगे कि भाई हमको अलग कर दो, हम अपना एक देश बना लेंगे। होता है ना जी, खालिस्तान का मांग है ना, लेकिन बना खालिस्तान अभी तक नहीं। क्यों? क्योंकि केंद्र ज्यादा शक्तिशाली है। किसी भी राज्य को बनाना, किसी राज्य को मिलाना, कोई नया राज्य का निर्माण करना, किसी दो राज्य को मिला करके नए राज्यों को बनाना, यह किसका अधिकार है? यह केंद्र का अधिकार है। अगर राज्यों को यह अधिकार दे देता भाई कि अपने आप को डिवाइड कर लो, है ना, बराबर, यानी कि केंद्र और राज्य दोनों को यह अधिकार रहता है कि भाई अगर किसी राज्य को डिवाइड करना तो आप कर सकते हैं। पता चला कि हमारे देश में 28 राज्य ना, 28 की जगह 280 राज्य होते, 280 की जगह 2800 राज्य होते। होता ना जी ऐसा। इसलिए ताकि हमारे देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी बनी रहे, इसलिए हमारे देश में केंद्र को ज्यादा शक्तियां दी गई है। सेंटर इज मोर पावर। कई लोग इसे क्रिटिसाइज भी करते हैं कि भारत का जो संविधान है वो सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसी का है। भाई साहब, यही तो वजह है कि हमारा संविधान 1950 में बना, 1950 में लागू हुआ और अभी तक वो संविधान जो है चल रहा है। कई देशों ने संविधान बनाया भाई, नहीं चल पाया, देश टूट गया, बिखर गया, लेकिन हमारा देश अभी तक भी, हमारे देश के अंदर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी बनी हुई है। हमारे देश का अभी तक भी विभाजन नहीं हुआ है। पाकिस्तान बगल वाला हमारा, भाई उसका विभाजन हो गया, बांग्लादेश निकल गया उससे। और भी कई सारे ऐसे राज्य, श्रीलंका को देख लो, नेपाल को देख लो, लेकिन हमारे देश का संविधान इतना बेहतरीन संविधान है, ऐसा ब्लेंड है किसका, यूनिटरी एंड फेडरल की। केंद्र को शक्तियां, केंद्र राज्यों को शक्तियां भी दी गई है, लेकिन इतनी ज्यादा शक्तियां नहीं दी गई कि वो देश से अलग हो जाए। क्लियर है पॉइंट? आया समझ में? किसी को कोई दिक्कत? ये विष्णु जी सिटीजनशिप टॉपिक पढ़ेंगे ना तो हम वहां पर बात करेंगे, है ना। अभी हम सिटीजनशिप के अंदर नहीं जाएंगे, बताएंगे आपको वहां पर कैसे मिलता है। वहां पर स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो अलग से देती है, वहां पर आपको अलग से अप्लाई करना पड़ता है। केंद्र में आपको अलग अप्लाई करना पड़ता है। जैसे कि आपका राज्य, जैसे डोमिसाइल बनाते हो ना जी अपने राज्य का, आवास निवास प्रमाण पत्र, उसी तरह होता है। हम लोग वहां पर बात करेंगे क्या क्या प्रूफ है सिटीजनशिप का, सारी बातें करेंगे वहां पर। आपको यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। तो भारत के संविधान की बात करें तो याद रखिएगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल इन नेचर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल इन नेचर, फेडरल इन नेचर, बट बहुत ध्यान से समझिएगा, बट यूनिटरी इन स्पिरिट। यूनिटरी इन स्पिरिट यानी कि भारत का संविधान जो है गुण में कैसा है, संघात्मक है, लेकिन ज्यादा झुकाव किसकी तरफ है, एकात्मक की तरफ है। यानी कि भारत का जो संविधान है ना, दैट इज मोर टिल्टेड टुवर्ड्स यूनिटरी वन। और ये जो प्रोविजन लिया हमने कि हमारे संविधान में संघात्मक व्यवस्था तो जोड़ा गया, गुण में संघात्मक, केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा है, लेकिन केंद्र को ज्यादा शक्तिशाली बनाया गया ताकि हमारे देश का यूनिटी और इंटीग्रिटी बना रहे। हमारे देश का यूनिटी और इंटीग्रिटी क्या रहे, एकता और अखंडता क्या है, बना रहे। हमारे देश टूट ना पाए, हमारा देश, हमारे देश का विभाजन ना हो पाए। क्लियर? तो याद रखिएगा दोस्तों, जब हम बात करते हैं हमारे संविधान की, ये जो प्रोविजन, ये जो खूबसूरती हमने अपने संविधान में ली है, ये कहां से लिया है? ये हमने कनाडा से लिया है। कई बार आपसे पूछा जाता है कि फेडरल सिस्टम विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर,
यानी कि हमारा देश जो है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमारे देश में क्या है, कैसा है, फेडरल सिस्टम है, फेडरल सिस्टम है, लेकिन कैसा है, विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर है। फेडरल सिस्टम है लेकिन कैसा है, विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, यानी कि मजबूत केंद्र के साथ संघात्मक व्यवस्था है। मजबूत केंद्र के साथ संघात्मक प्रावधान, मजबूत केंद्र के साथ संघात्मक व्यवस्था है। और याद रखिएगा दोस्तों इस चीज को, ये चीज हमने कहां से लिया है, मजबूत केंद्र के साथ संघात्मक व्यवस्था, ये हमने कनाडा से लिया है। ये हमने कहां से लिया है, कनाडा से लिया है। इस चीज को आप याद रखेंगे। क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब देखिए इसके बाद की अगर हम लोग बात करते हैं तो इससे रिलेटेड कुछ 2-3 स्टेटमेंट वाले पॉइंट हैं जो कि आपको पता होने चाहिए, जहां से आपके पेपर में सवाल बनता है। तो उसको हम लोग डिस्कस करते हैं क्योंकि वहां से आपसे सवाल बनेगा पेपर में। ठीक है, यानी कि इंडिया का जो फेडरलिज्म है वो किस पर बेस्ड है। तो अगला कुछ 4-5 पॉइंट है, मैं 12 बजे से पहले आपको रिलीज कर दूंगा ताकि आपका क्लास जो अगला आप उसे अटेंड कर सको। यहां तक सभी ने लिख लिया। स्पिरिट का मतलब कि भावना में, ठीक है। गुण तो क्या है, संघात्मक है, मतलब हम कह तो रहे हैं कि भाई संघात्मक है, लेकिन अंदर से क्या है, केंद्र को ज्यादा शक्ति, भाई हम ज्यादा पावरफुल हैं, केंद्र कहता है ना। स्पिरिट का मतलब ये, ठीक है। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं। देखिए इंडियन फेडरेशन इज बेस्ड ऑन, इंडियन फेडरेशन, इंडियन फेडरेशन इज बेस्ड ऑन, इज बेस्ड ऑन विच मॉडल, इंडियन फेडरेशन इज बेस्ड ऑन कैनेडियन मॉडल। इंपॉर्टेंट है, कैनेडियन मॉडल, यानी कि भारत का संघवाद, भारतीय संघवाद, भारतीय संघवाद कनाडा के मॉडल पर आधारित है, कनाडा के मॉडल पर आधारित है। क्योंकि कनाडा में भी ऐसा ही है, केंद्र को ज्यादा शक्तियां है ना, और केंद्र और राज्य के बीच में क्या है, बंटवारा भी है किसका, शक्तियों का। इसके बाद दोस्तों याद रखिएगा, केसी वेयर ने भारत के बारे में क्या कहा, केसी वेयर डिस्क्राइब्ड, केसी वेयर आप ऐसे लिख लीजिए, केसी वेयर ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, केसी वेयर ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्वाजी फेडरल कहा। क्या कहा, क्वाजी फेडरल, क्वाजी फेडरल कहा, यानी कि अर्ध संघात्मक कहा, है ना। क्वाजी फेडरल यानी कि अर्ध संघात्मक, अर्ध संघात्मक कहा। वाकई में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या है, क्वाजी फेडरल है ना। आप लिख सकते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज क्वाजी फेडरल, एक पॉइंट भी आप लिख लीजिएगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज क्वाजी फेडरल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज क्वाजी फेडरल, या फिर मैं नीचे लिख देता हूं, इसे नीचे लिख देता हूं, ज्यादा सही रहेगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज क्वाजी फेडरल, यानी भारतीय संविधान जो है वो अर्धसंघात्मक है। क्यों, क्योंकि भारत के संविधान में कुछ फीचर कैसे हैं, संघात्मक वाले हैं, और कुछ फीचर कैसे हैं, एकात्मक वाले हैं, क्वाजी फेडरल। यानी कि भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक, और ऐसा कहने वाले कौन थे, ऐसा कहने वाले थे केसी वेयर। ये स्टेटमेंट सब याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है यहां से आपके पेपर में, अर्ध संघात्मक है, ठीक है। क्लियर, यहां तक किसी को कोई, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होता है विशांत जी, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ ही होता है, लेकिन वो कहीं एक बुक में ऐसा नहीं लिखा होता सीरियल में, जैसे संविधान है ना, हमारे संविधान में एक किताब में पूरा सब कुछ लिखा गया है सीरियल वाइज, लेकिन जो अलिखित संविधान वहां होता है, वहां पर ऐसा कोई बुक नहीं होता, वो लिखा होता है, कानून वहां पर भी होता है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट लॉ होते हैं, कोई एक जगह पर उसे नहीं लिखा गया होता, ठीक है। क्लियर, उसको रचित जी हम ठीक करवा देंगे। इसके बाद देखिए और भी अलग अलग पॉलिटिकल थिंकर ने अलग अलग बातें कही है, उससे भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, है ना। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सेकंड पॉइंट मैंने ये लिखा कि केसी वेयर ने भारतीय संविधान को कैसा कहा, अर्धसंघात्मक कहा। अर्धसंघात्मक का मतलब क्या, कुछ फीचर पूरी तरह से संघात्मक नहीं है, कुछ गुण संघात्मक वाले हैं, कुछ गुण एकात्मक वाले हैं, ठीक है। आया समझ में?
और किसी को कोई दिक्कत इसमें? अब देखिए और अलग अलग पॉलिटिकल थिंकर हैं। अगली क्लास कब से है? मतलब 5-5-10 मिनट चलेगा ना? अगला देखिए, नेक्स्ट याद रखिएगा, एक पॉलिटिकल थिंकर थे जिनका नाम था जी ऑस्टिन। जी ऑस्टिन ने इंडियन फेडरलिज्म को भारतीय संघवाद को, ध्यान से समझिएगा, इंडियन फेडरलिज्म को या भारतीय संघवाद को, इंपॉर्टेंट है ये सब पॉइंट। इंडियन फेडरलिज्म को कैसा फेडरलिज्म कहा? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहा। कैसा फेडरलिज्म कहा? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहा, यानी सहकारी संघवाद का। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहा, सहकारी संघवाद का, जो अभी चल रहा है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी सहकारी संघवाद का। सहकारी संघवाद का मतलब क्या होता है? सहकारी संघवाद का मतलब क्या होता है? आपसे पूछा जाता है, सवाल ऐसे पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेज इंडियन फेडरलिज्म इज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म? इंडियन फेडरलिज्म इज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ऐसा किसने कहा है? ऐसा किसने कहा? जी ऑस्टिन ने कहा है। किसने कहा? जी ऑस्टिन ने। जबकि केसी वेयर ने क्या कहा? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या इंडियन फेडरलिज्म इज क्वासी फेडरल, या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज क्वासी फेडरल। ओके, इसके बाद की बात करते हैं, याद रखिएगा, नेक्स्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ये 3-4 स्टेटमेंट आपको पता होने चाहिए। याद रखिएगा, एक था मॉरिस जोन्स। मॉरिस जोन्स ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, इंडियन फेडरलिज्म को, अभी इसे समझेंगे हम, इंडियन फेडरलिज्म को बारगेनिंग फेडरलिज्म का, बारगेनिंग फेडरलिज्म कहा, बारगेनिंग फेडरलिज्म कहा। ये सब स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए, ये सारा स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए। बारगेनिंग फेडरलिज्म का सबसे अच्छा उदाहरण है उड़ीसा। ओडिशा में जो नवीन पटनायक साहब है, वो केंद्र से कहता है कि भाई साहब, केंद्र हम आपको क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे किसी मुद्दे पर। आपको एग्रीकल्चर बिल लाना है, लाओ। आपको कुछ करना है, नया चीज करो। महिलाओं को आरक्षण देना है, दो, हम आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन हमारा शर्त है। कहेंगे सर बताइए क्या शर्त है? हमारा ये 2-3 छोटा सा काम है, ये काम कर दो हमारे देश, हमारे राज्य के अंदर। हमारे राज्य के अंदर क्या करो? 2-3 बढ़िया सा एम्स दे दो, 2-3 IIT दे दो, हमारे राज्य के अंदर एक स्टेडियम बना दो, हमारे राज्य के अंदर ये 2-3 पुल है, ये पुल बना दो, हम करेंगे आपको सपोर्ट। तो जब अपना कोई राज्य अपना काम निकलवाने के लिए क्या करे? केंद्र को सपोर्ट करे, बार्गेन करे केंद्र के साथ, मालिक हम काम तो करेंगे आपका, आपको हम सपोर्ट करेंगे इस मुद्दे पर, लेकिन शर्त है हमारा ये 3-4 काम है, इस काम को कर दीजिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। दिस इज नोन एज बार्गेनिंग फेडरलिज्म। इसे क्या करते हैं? इसे हम बार्गेनिंग फेडरलिज्म कहते हैं, इस चीज को याद रखिएगा। इसी तरह एक और थे पॉलिटिकल थिंकर जिनका नाम आपको याद रखना है, ठीक है, वो है आइवर जेनिंग्स। इसके बाद हम क्लास को कंक्लूड करेंगे, फिर आपकी मैथ की क्लास है। आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान के बारे में कहा कि भारतीय संविधान जो है वो क्या है? फेडरलिज्म है विथ यूनिटरी टेंडेंसी, फेडरलिज्म विथ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। इसने क्या कहा भारतीय संविधान के बारे में? फेडरलिज्म विथ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी है ही, इसमें गलत क्या है? सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसी, यानी सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसी वाला फेडरलिज्म है हमारे देश के अंदर। क्यों? क्योंकि केंद्र को ज्यादा शक्तियां देगी। बार्गेन का मतलब, सब्जी खरीदने जाते हो अनुज, सब्जी खरीदने जाते हो तो कहता है कि भैया आलू कैसे है? 20 रुपए किलो, कहते हैं 15 लगाओगे, है ना? तो ये बार्गेन करना किसी चीज को लेकर, है ना, उसी को कहते हैं बार्गेनिंग। राज्य क्या करता है? अपना काम निकलवाने के लिए सेंटर के साथ बार्गेन करता है, किसी भी बिल के ऊपर सेंटर को कहता है, जैसे मान लीजिए अभी महिलाओं का आरक्षण वाला, खैर अभी सरकार किसमें है? सरकार है अभी किसमें? बहुमत में, तो वो केंद्र से पास करा दिया, अब राज्यों से भी वो पास हो, वो राज्य को कहेगा देखो जो महिला वाला आरक्षण बिल है, उड़ीसा गवर्नमेंट कहेगी देखिए हम अपने राज्य से इसे पास करने के लिए हमारा 2-3 काम है, ये करना पड़ेगा आपको, ठीक है कर देंगे। तो ये बार्गेन करना जो होता है ना, उसी को बार्गेनिंग कहते हैं, मोल भाव करना। यस, उसको हम ठीक क्या कहते हैं? करवा देंगे ओशामा खान जी।
तो अब देखिए यहां तक हम लोगों ने देखा, ये स्टेटमेंट्स आपको पता होने चाहिए। अब कल जो है, कल की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत का संवैधानिक विकास। लेकिन उसके पहले हम लोग देखेंगे कि हमारे संविधान में कौन कौन से ऐसे प्रावधान हैं जो कि फेडरल वाले हैं, और कौन कौन से ऐसे प्रावधान हैं जो यूनिटरी वाले हैं। यानी कि हमारे संविधान का कौन सा ऐसा प्रावधान है जो कहता है कि केंद्र मजबूत है, और कौन सा ऐसा प्रावधान है जो कि कहता है कि हमारा जो देश है, हमारा जो संविधान है, वो नेचर में कैसा है, संघात्मक है। उसके ऊपर हम लोग कल बात करेंगे, और कल स्टार्ट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया का हमारा नया टॉपिक होगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। और अभी टाइम लगेगा इसमें, रोनाल्डो जी, इतना जल्दी नहीं होगा। कम से कम आप मान लीजिए कि 4 महीने के आसपास लगेगा, है ना। 4 मंथ के अकॉर्डिंग, आप 4 मंथ के आसपास आपका लगेगा इसमें। चलिए, तो मिलते हैं आपसे फिर कल की क्लास में। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।